हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय संजीवनी जेई में आज लेकर आया हूं रोटेशनल मोशन का 9वां लेक्चर और हमारा टॉपिक चल रहा है कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसका नाम है रोलिंग मोशन। और आज हम रोलिंग मोशन का सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में, पहले लेक्चर में हम लोगों ने जहां खत्म किया था वहीं से इस लेक्चर को उठाएंगे और फिर अपने कंटेंट को और अच्छा बनाएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और रोटेशनल मोशन को आसानी से अपने दिमाग में सेट कर ले जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध ले, मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन ऑफ कर दे कि कम से कम 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट, जितनी देर का ये लेक्चर है उतनी देर आपकी स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन ना आए, तभी रोटेशनल मोशन आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से जो हम लोगों ने पिछली क्लास में, पिछली संजीवनी लेक्चर में कवर किया था, वो ये था कि अगर अपने पास एक कोई मान लो हॉलो स्फीयर है जिसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार देकर, हॉरिजॉन्टल रफ्तार देकर इस सरफेस के ऊपर छोड़ दिया, तो हुआ क्या कि भाई यहां पर मेरे पास फ्रिक्शन था जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू दे रखा था 0.5। कितना दे रखा था? म्यू इक्वल्स टू 0.5। और इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन आएगा जो क्या चाहेगा? जो ये चाहेगा कि भैया ये जो सरफेस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है वो रिलेटिव स्लाइडिंग रुक जाए। और अगर इसको ये रिलेटिव स्लाइडिंग रोकनी है तो वो क्या करेगा? ये फ्रिक्शन इस बॉडी के ऊपर टॉर्क डेवलप करेगा और इसको गोल घुमाने की कोशिश करेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार v और इधर पीछे की तरफ r ओमेगा दोनों बराबर हो जाएंगे, उस समय के बाद ये प्योर रोलिंग मोशन में आ जाएगा। तो सवाल क्या था सर? सवाल ये था कि भैया बताओ कितनी देर बाद ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा। जब ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा उस समय इसका v क्या होगा, ओमेगा क्या होगा। जब ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा तो प्योर रोलिंग में आने से जस्ट पहले तक ये कितना डिस्प्लेस होगा। अरे क्लियर है। और क्या था? और ये था कि बताओ भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये सारे सवाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से पूछे गए, जो हमारा कंटेंट बिल्डर एक दमदार और शानदार क्वेश्चन था। तो हमने कहा ठीक है भैया, अगर हम 10 मीटर पर सेकंड की इसको रफ्तार दे रहे हैं तो भाई साहब अगर हम इसको देखेंगे कि भाई जब ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा और इस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर होगी, दैट इज म्यू एम जी। और वो अपने पास निकल कर आया 15 न्यूटन। ये 15 न्यूटन इसके 10 मीटर पर सेकंड को घटाएगा तो भैया A इक्वल्स टू F बाई एम, दैट इज माइनस ऑफ 15/3, इट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना। फिर टाउ इक्वल्स टू हमने लिखा I इंटू अल्फा, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क डेवलप करेगा जिससे इसके अंदर क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर स्पीड आएगी, ओमेगा आएगा। क्यों भाई ये जब आएगा तो ये इसको घुमाने के लिए एक्सेलरेट करेगा, तो भाई टॉर्क की वजह से ये ओमेगा आएगा और टाउ इक्वल्स टू होता है I इंटू अल्फा। और हम जानते हैं टॉर्क होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स लग रहा था फ्रिक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था मेरा इसका रेडियस, दैट इज 2 मीटर। तो भैया F 15 इंटू 2 कर दिया और इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसका कैलकुलेट किया था 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो 8 इंटू अल्फा लिख लिया और हमारे पास अल्फा आ गया 15/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया, अल्फा मिल गया। तो अब क्या? अब हमको अल्फा मिल गया। अब हमको चाहिए कि बताइए कितनी, जब ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा उस समय इसका v क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, और प्योर रोलिंग तक आने में इसको कितना समय लग जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन है। तो हम कहे भैया अब तो हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस at। रफ्तार कितनी थी? रफ्तार इनिशियल थी 10, फाइनल कितनी हो गई? v हो गई, एंड दैट इज 5 इंटू टी। एक्सेलरेशन -5 पीछे की तरफ लग रहा है, -5t लिख लिया। ठीक है भाई, इसको कर दिया इक्वेशन 1। अब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा, क्योंकि भैया इनिशियली इसका ओमेगा 0 था, लेकिन इस टेंजेंशियल फोर्स ने, इस टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स ने इसको अल्फा दिया, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दिया, और वो कितना था? 15/4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर था। और उसकी वजह से क्या हुआ? 15/4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वजह से इसमें ओमेगा आया, और हमने कहा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट शून्य था इनिशियली, 15/4 इंटू टी हो गया, और ओमेगा की वैल्यू v/r हो जाएगी जब ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? v/2। रेडियस अपने पास दे रखा है 2, तो इससे हमने निकाला t की वैल्यू हमको मिल गई 2v/15, और अब ये t की वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन 1 में रख दी। जैसे ही हमने t की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी, हमको v की वैल्यू मिल गई 6 मीटर पर सेकेंड। और जैसे हमको v मिलेगा, हम जानते हैं प्योर रोलिंग जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर मेरा ओमेगा जो है वो v/r के बराबर है, एंड दैट इज 6/2।
ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा v बाई आर के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू 6/2। तो ये आपके पास आ गया 3 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, बी की बात करें, बी क्या कह रहा है? बी पूछ रहा है कि बताओ कितना देर लगा। तो जब हमको v पता चला तो अभी तो हमने देखा था t की वैल्यू 2v/15 थी, रख दिया 4/5 सेकेंड। फिर हमने कहा कि देखो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, और जब हमने डिस्प्लेस देखा तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया और हमको मिला 32/5 मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो हमने कहा ठीक है भैया, अब एक काम करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब हमने लिखी तो ये हमको मिला 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा भाई, के इनिशियल आ गया अपने पास 150 जूल। और जब हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी तो 1/2 इंटू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन दोनों हो रहा है। और इस सिचुएशन में हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आती है वो कितनी आती है? वो 90 जूल आती है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम जानते हैं माइनस ऑफ के इनिशियल माइनस के फाइनल होता है। तो या के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है। तो भाई 90 में से 150 को माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा -60 जूल। और फिर जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम से जब हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाला तो मिला -60 जूल। हम सेटिस्फाइड थे, ठीक है भाई। लेकिन हमने कहा लाओ इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो जब हम क्रॉस वेरीफाई करने गए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या देखा? -f इंटू एस। क्या देखा भैया? -f इंटू एस। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? -15 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट था 32/5, और मल्टीप्लाई किया तो आया -96 जूल। और तुरंत हमारे दिमाग में यह बात खटकी कि जब मेरा ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहां से -96 जूल आ रहा है तो यहां से -60 जूल कैसे आ रहा है? मतलब इन दोनों में से एक ही सही होगा। और जनरली हमको कॉन्फिडेंस किस पर होता है? अपनी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले पर, क्योंकि इसको हम 9th क्लास से यूज करते आ रहे हैं। बट इसको भी यूज करने का एक ढंग होना चाहिए, समझ आया क्या? अदरवाइज आप मामला गड़बड़ कर देंगे। वैसे सही आंसर यही है, बट ये मैच क्यों नहीं हुआ? ये -96 जूल कैसे आ गया? बस इसी की समझ रोटेशनल मोशन को कठिन चैप्टर बनाती है। क्यों भाई? जब ये जो मेरा सिस्टम था ये यहां से लेकर यहां गया तो फ्रिक्शन ने एक काम परफॉर्म किया कि दो काम? यहां से लेकर यहां तक एक मोशन हुआ ट्रांसलेशनल, और उस ट्रांसलेशनल मोशन में फ्रिक्शन ने जो काम किया वो किसके बराबर था? वो था -96 जूल के बराबर। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम भी रहा है, और इस ओमेगा में इसको रोटेशन की वजह से, क्योंकि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास अल्फा दे रखा है। टॉर्क, ये जो फ्रिक्शन है ये टॉर्क डेवलप करेगा, और अगर टॉर्क डेवलप कर रहा है ये फ्रिक्शन तो भाई रोटेशनल वर्क डन भी हो रहा है। और अगर रोटेशनल वर्क डन हो रहा है, ये ट्रांसलेशनल है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशनल वर्क कितना होगा? वो होगा टाउ इंटू थीटा। सिंस टॉर्क इज कांस्टेंट, अदरवाइज हम टाउ इंटू डी थीटा लिखते। तो भैया टॉर्क अपना कितना होगा? टॉर्क अपना हो जाएगा 15 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 2। और थीटा को क्या लिखेंगे? थीटा हम कैसे निकालेंगे? कितना एंगल घूमा। तो भैया अल्फा से एक्सेलरेट हो रहा है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है ना। तो भैया थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है अपने पास ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और जब आप यहां पे देखेंगे तो ये 15 इंटू 2 इंटू ओमेगा नॉट टी, इनिशियली ओमेगा 0 था, प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी थी? तो अल्फा की वैल्यू आपके पास भाई साहब, अल्फा की वैल्यू आपके पास थी 15/4 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर रख दिया भैया 15/4 इंटू टी स्क्वायर। और कितनी देर तक चला था? तो टाइम अपने पास निकल कर आया था 4/5। तो यहां लिख दिया 4/5 इंटू 4/5। ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इससे ये कट जाएगा, ठीक है भाई, कट जाएगा। इससे ये 2 दूना 4 हो जाएगा, इससे 5 3 15 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा इन रोटेशनल? 15 गुणे 2 इंटू 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 5। और ये 5 थे 15, मतलब अपने पास कितना आ गया? 36 जूल। कैसे? प्लस में कि माइनस में? तो आंसर है भैया प्लस में। क्यों? क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन भी इनवर्ट था, और वो जो थीटा घूम रहा है, यहां देखो टॉर्क का डायरेक्शन भी इनवर्ड है, और ये जो थीटा घूम रहा है इसका भी डायरेक्शन कैसा है? इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो मेरा जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब जब टोटल वर्क निकालोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कौन सा वाला? रोटेशनल, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कौन सा? ट्रांसलेशनल। और भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशनल अपने पास है 36, और ये अपने पास है -96। और जब आप माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा -60 जूल, दैट इज
टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और वो इससे मैच कर जाएगा। अरे बात समझ आ रही है? ये था एक कंप्लीट एनालिसिस इस क्वेश्चन का, और इसी पर बेस्ड अभी एक और क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा और बड़ा कर देगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है आपके पास कि ये आपके पास एक फ्लैट सरफेस है, देखिएगा ये आपके पास एक फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस के ऊपर एक क्या रखा हुआ भैया? हाँ देख लेते हैं। इस फ्लैट सरफेस के ऊपर मैं कह रहा हूं कि एक अपना हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। हॉलो सिलेंडर रख लें या हॉलो स्फेयर रख लें? चलो हॉलो स्फेयर रख लेते हैं या हॉलो सिलेंडर रख लेते हैं इस बार। आ जाओ भाई, देखो हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर की सॉलिड सिलेंडर, लो भैया जो तुम कहो वो, चलो मान लेते हैं, हम कह रहे हैं लो भैया हम ना इसके ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर रख दे रहे हैं। क्या है ये अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है भाई। इसका मास आपको दे रखा है 4 kg, इसका रेडियस आपको दे रखा है 2 kg, इसका रेडियस दे रखा है आपको 2 kg। इसकी रफ्तार समझिए, इसकी रफ्तार इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस समय ये ओमेगा से घूम रहा है, इस ओमेगा से, और इस ओमेगा की वैल्यू आपके पास है कितनी? 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड। इस ओमेगा की वैल्यू कितनी है? इस ओमेगा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड। फिर से आपसे वही सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? सवाल पूछा गया फाइंड ए पार्ट, सबसे पहला पार्ट फाइंड, आप ओमेगा बताइए एंड वी बताइए व्हेन it starts rolling if mu equals to 0.5। अगर म्यू की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस सॉलिड सिलेंडर एंड द सरफेस, इज 0.5। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर और इस सरफेस के बीच का फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है। तो बताइए जब ये प्योर रोलिंग मोशन में आ जाएंगे, सवाल है, क्या सवाल है? जब ये प्योर रोलिंग मोशन में आएंगे तो उस समय इनका ओमेगा क्या होगा और इनका वी क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में हमने कहा कि भैया जब ये प्योर रोलिंग में आएंगे तो होगा क्या? जब ये कहीं प्योर रोलिंग मोशन में आएंगे तो होगा बस इतना सा, कितना सा होगा भैया? होगा इतना सा कि इसकी रफ्तार इधर की तरफ होगी v और पीछे की तरफ होगी अपनी r ओमेगा, और भाई साहब या आप कह लो कि इस पॉइंट की रफ्तार होगी v, और जब ये ओमेगा से घूम रहा होगा तो इस ओमेगा की वैल्यू होगी किसके बराबर? v बाई r के बराबर। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया कि बताइए ओमेगा एंड v क्या होगा। तो हम निकालने का अपना बेसिक तरीका क्या जानते हैं? बेसिक तरीका जानते हैं फ्रिक्शन का लगना। तो देखो क्या होगा, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा प्यार से समझोगे तो क्या मिलेगा कि यहां पर इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इस पॉइंट पर इसका जो ओमेगा आर है वो कितना है? आर ओमेगा भाई 2 इंटू 2, दैट इज ये आपके पास 2 रेडियन पर सेकेंड, और इसका रेडियस भी आपको दे रखा है कितना? रेडियस भी आपको दे रखा है 2 मीटर। अरे ठीक है, रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर, ओमेगा दे रखा है आपको 2 रेडियन पर सेकेंड, तो यह v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा? फ्रिक्शन क्या चाहेगा? फ्रिक्शन चाहेगा कि ये 4 मीटर पर सेकेंड बढ़े और ये 10 मीटर पर सेकेंड घटे, और ऐसा तभी होगा जब फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऐसा तभी होगा जब मेरा फ्रिक्शन किधर लगेगा? जब मेरा फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। अरे क्लियर है? और इस समय जब ये इसके 4 मीटर पर सेकेंड को बढ़ा रहा होगा और 10 मीटर पर सेकेंड को घटा रहा होगा, तो मेरा फ्रिक्शन कैसा होगा? तो मेरा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इस समय इस पॉइंट के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही होगी। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कितना? तो म्यू इंटू एन। देखो भैया इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है 40 न्यूटन और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये अपने पास हो जाएगा 0.5 इंटू 40 एंड दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब ये जो एफ के आया ये आपके पास आया 20 न्यूटन, किधर की तरफ? पीछे की तरफ। और इस फ्रिक्शन से अब 2 काम होगा। क्या होगा? एक तो ये फ्रिक्शन इस रफ्तार को घटाएगा और एक फ्रिक्शन इस ओमेगा को बढ़ाएगा। अरे क्लियर है? फ्रिक्शन का एक काम इस 10 को घटाना है और एक काम इस ओमेगा को बढ़ाना है। तो जब ये फ्रिक्शन इसके 10 को घटाएगा तो भैया कितने एक्सेलरेशन से घटाएगा? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? नेट फोर्स की वैल्यू भाई साहब कितनी है? अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू देखें तो हमारे पास वो पीछे की तरफ लग रहा है -20 और मास इसका कितना दे रखा है? 4। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव में। तो इससे क्या होगा भाई?
-5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव में होने का क्या सीन है? इसका बेसिक सा सीन है कि हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से इसकी रफ्तार घटाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब जिस समय ये प्योर रोलिंग में आया उस समय ये रफ्तार v है, तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v भाई u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू -5 है, इंटू t हो जाएगा। इसको हम कह लें कि ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर ए। अच्छा, इस फ्रिक्शन का दूसरा काम क्या होगा वो समझने वाली बात है। तो जब इस फ्रिक्शन के दूसरे काम की बात करेंगे तो इसका काम अब होगा कि इसको टॉर्क देना, जिसकी वजह से ये ओमेगा बढ़ सके और इतना बढ़ सके कि आर ओमेगा की वैल्यू इस 10 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो भैया जब ये फ्रिक्शन इसको टॉर्क देगा तो टाउ इक्वल्स टू कितना होता है? आई इंटू एल्फा। और टॉर्क की वैल्यू कितनी? टॉर्क की वैल्यू अपने पास हो जाएगी फोर्स इंटू फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास 2 है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे F इंटू आर इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। चलो भाई, अब भैया फ्रिक्शन फोर्स हो गया अपने पास 20, फ्रिक्शन फोर्स अपने पास हो गया 20 और आर की वैल्यू हो गई 2। और अब निकालना है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई इक्वल्स टू हम यही निकाल दें, क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2 होता है। मास है अपने पास 4 इंटू 4 का 4 इंटू 4, 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कट जाएगा और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 8 किलोग्राम मीटर, 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। खत्म बात। तो यहां पर आई की जगह हम लिख देंगे 8 और अल्फा अपने को कैलकुलेट करना है। तो अल्फा कितना मिल जाएगा? ये 2 चौक को 8 हो जाएगा, ये 4 पचे 20 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर? अरे 20 दूना 40, 8 पचे 40, सिंपल सी बात है यार। अल्फा इक्वल्स टू आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जिस समय ये प्योर रोलिंग में आया उस समय इसका ओमेगा जो था वो ओमेगा नॉट से बढ़कर ओमेगा हो गया। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा। ध्यान से देखना, ओमेगा नॉट को अगर मैं चाहूं, ओमेगा को अभी ऐसे रहने दो, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? डायरेक्शन बहुत ध्यान देना है, किधर है? इनवर्ड है। कितनी है? 2 रेडियन पर सेकेंड। तो मैं इनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूं। तो मेरा अल्फा कितना आया है? ध्यान से देखना, मेरा अल्फा कितना आया है भैया? तो मेरा जो अल्फा आ रहा है वो टॉर्क किस डायरेक्शन में आ रहा है? तो भैया अल्फा भी इसी डायरेक्शन में आएगा। 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो आ रहा है ये टॉर्क की डायरेक्शन में ही आएगा, ये भी इनवर्ड होगा। तो मैं अल्फा को क्या लिख लूंगा? अल्फा को लिख लूंगा +5 इंटू टी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो यहां से हमको टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? अब मैं इस ओमेगा की जगह चाहूं तो v/2 लिख सकता हूं भाई। रेडियस मेरे पास 2 है, ये 2 हो जाएगा, ये 5 इंटू टी हो जाएगा, ये 2 इधर चला आएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा t इक्वल्स टू v-4/2 इंटू 5, या t इक्वल्स टू v-4/10। ये अपने पास t आया। इसको हमने कहा ये हमारा इक्वेशन नंबर बी है, ये हमारा इक्वेशन नंबर बी है। और इस बी की वैल्यू को उठा के हम ए में रख दे रहे हैं, हमारा काम बन जाएगा। देख लो भैया, t इक्वल्स टू v-4/10 उठा के जब यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? v इक्वल्स टू 10 - 5 इंटू टी की जगह क्या लिख देंगे? t की जगह लिख देंगे v-4/10। v-4/10, बहुत बढ़िया। 5 2 10, क्या बात है। देख लो भाई, यहां अपने पास कितना आया? v-4/10। अब हम क्या करें? v इक्वल्स टू 10 माइनस, ये अपने पास कितना हो जाएगा? v/2, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 4/2 अपने पास 2 हो जाएगा। 10 और 2 12 हो जाएगा। और भाई इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये 3v/2 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। 3 चौक को 12 हो जाएगा और v की वैल्यू अपने पास 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू अपने पास 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ओमेगा भी निकल गया और v भी निकल गया। अब ओमेगा कैसे निकल गया सर? ओमेगा इक्वल्स टू हम जानते हैं v/r, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? तो 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, आपने v और ओमेगा निकाला इतनी सारी कैलकुलेशन करके, और मैं आपको कह सकता हूं कि आप v और ओमेगा एक लाइन में निकाल सकते हो। कितने लाइन में? एक लाइन में निकाल सकते हो। कैसे एक लाइन में निकाल सकते हो? समझो। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं वन लाइनर बना रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं, यही v और ओमेगा निकालने के लिए। फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को और आगे प्रोसीड कर ले जाएंगे। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस में v और ओमेगा ही पूछा जाता है। ठीक है, बट हमको सारा ज्ञान पता होना चाहिए। तो अभी हम इस पर्टिकुलर पेज पर बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक कोई नई चीज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, इट इज जस्ट अ फिजिक्स। ठीक है, और क्या है वो? कि अपने पास मानो कि ये हमारा वो सरफेस था,
ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हमारे पास मेरा ये सॉलिड सिलेंडर था। ठीक है, ये मेरा सॉलिड सिलेंडर था। जब ये मेरा सॉलिड सिलेंडर था, मैंने इसको इधर रफ्तार दिया था 10 मीटर पर सेकेंड और इसको ओमेगा इधर दिया था, कितना ओमेगा दिया था अपने पास 2 रेडियन पर सेकेंड। अरे क्लियर है। और भाई साहब इसका रेडियस, मैंने कहा था कि इसका रेडियस आपके पास 2 मीटर है। रेडियस कितना है इसका? रेडियस इसका 2 मीटर है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ था? सोच के बताना। थोड़ी देर बाद क्या हुआ था? थोड़ी देर बाद, अभी तो देखो ये प्योर रोलिंग में नहीं होगा। क्यों प्योर रोलिंग में नहीं होगा? क्यों ये प्योर रोलिंग में नहीं होगा भाई साहब? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि ये जो बॉटम पॉइंट है, यहां पर इधर रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है और इधर रफ्तार कितनी है? इधर रफ्तार 4 मीटर पर सेकेंड है। आगे 10 है, पीछे 4 है। रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगा जब तक इसकी रिलेटिव रफ्तार इधर 10 और इधर भी 10 ना हो जाए, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 ना हो जाए भाई साहब, तब तक क्या होगा कि ये जो आपका स्फेयर होगा, सॉलिड सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर होगा, अपने जैसे अपने यहां पे ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा। ठीक है, चलो भाई, तो देखो क्या है यहां पर, जैसे इसकी रफ्तार इस वाली जो ये अपनी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये फिक्स्ड है, तो इसकी रफ्तार फिक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव रफ्तार भी 0 होनी चाहिए। अरे भैया नीचे वाला पॉइंट नहीं चल रहा है, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। इसका मतलब ये जो अपना सॉलिड सिलेंडर है, ये 6 मीटर पर सेकेंड से इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करता हुआ, घसीटा मारता हुआ आगे की तरफ जाएगा। अरे क्लियर है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहां पर अपने पास फ्रिक्शन है और ये फ्रिक्शन क्या कर दे रहा है? इसके 4 मीटर पर सेकेंड को बढ़ा दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन यहां पर टॉर्क डेवलप कर रहा है और टॉर्क डेवलप करने से अपने पास अल्फा आ जा रहा है और अल्फा आने की वजह से मेरा ओमेगा बढ़ जा रहा है। और जैसे मेरा ओमेगा बढ़ेगा, मेरा यहां आर ओमेगा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ते बढ़ते, और भाई यही फ्रिक्शन इस 10 मीटर पर सेकेंड को घटाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे लग रहा है। समझ आ रही है बात? यही सब कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं अभी हम। तो इसको घटाएगा, इसको बढ़ाएगा और एक समय ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे बराबर हो जाएंगे, ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा, इधर v हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? इधर आर ओमेगा हो जाएगा और ये ऐसे गोल घूम जाएगा और इसके बाद ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट की रफ्तार इधर v और ये ओमेगा जो है ये v बाई आर के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर मेरा फ्रिक्शन जो है ये शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोई रिलेटिव स्लाइडिंग हो ही नहीं रही है। और अगर कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही, अगर यहां पर कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है भाई साहब, यहां पर अगर कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है बताइए? तो यहां पर कोई भी फ्रिक्शन लगने वाला नहीं है। हमने कहा ठीक है, एक काम करो, इन दोनों सरफेसेस को मिला के एक काम करो, एक सिस्टम बना लो और यहां पर रैंडम एक पॉइंट बना लो P, और देखो इस P पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा। चलो भाई, तो देखो अगर इस P पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क देखा जाए तो इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? देखो इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, तो हमको दिख रहा है इसका खुद का वेट नीचे mg लग रहा है और इस पर नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है। इस सरफेस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इस सरफेस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है। और भाई साहब अगर मैं इस बॉडी का टॉर्क लिखूं P पॉइंट के अबाउट, क्या नेट टॉर्क 0 आ जाएगा? क्योंकि n और mg बराबर है, तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क mg डेवलप करेगा P पॉइंट के अबाउट, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज क्या n डेवलप करेगा टॉर्क P पॉइंट के अबाउट। फ्रिक्शन तो इसी से पास कर रहा है, तो नेट टॉर्क इस फ्रिक्शन की वजह से भी कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं टॉर्क अबाउट पॉइंट P इक्वल्स टू 0, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूं L इनिशियल अबाउट P इक्वल्स टू L फाइनल अबाउट P। L इनिशियल अबाउट P कितना होगा? L इनिशियल अबाउट P कितना होगा? तो जब L इनिशियल अबाउट P लिखने जाएंगे तो भैया ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कर रहा है, तो भैया I इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला था? 8 निकाला था। ओमेगा को अभी अपन कितना लिख देंगे? ओमेगा हमको दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, I इंटू ओमेगा भैया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो मास इसका कितना है? 4, रफ्तार इसकी कितनी है? 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ना, ये ऐसे जा रहा है ना भाई, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे इसी P पॉइंट के अबाउट, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये अपने पास हो जाएगा I इंटू ओमेगा। I कितना? 8। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? V बाई आर, दैट इज V बाई 2, प्लस
मास कितना है? अब इसका मास है इसका भाई साहब अपने पास 4 kg, रफ्तार है v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी कितनी है? 2। देखो ना, यही तो 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई साहब। और अगर ऐसा है तो यहां से देखो v की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये अपने पास 4 हो जाएगा, और 4v और 4 दूना 8v, अपने पास 12v हो जाएगा, और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4 दाम में 40, 40 दूना 80। क्या बात है, अपने पास ये अपने पास 80 हो गया। तो 12v विल बी इक्वल टू 96, और v की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इसको आप तभी लगा पाएंगे जब आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आएगा किसी भी पॉइंट p के अबाउट इन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। जब तक आपको कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम लिखने नहीं आएगा, तब तक आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा नहीं पाओगे। अरे समझे क्या? कहानी समझ आई? अब इसके बाद सारी कहानी अपनी सेट हो गई। देखो क्या सेट हो गया, हमको v पता चल गया 8 मीटर पर सेकंड। हमको ओमेगा कितना मिल जाएगा? हमको ओमेगा इक्वल्स टू मिल जाएगा v बाई आर, और v बाई आर हमको मिल गया, v बाई आर हमको मिल गया, तो ये हमको मिल गया कितना? ये हमको मिल गया 4 रेडियन पर सेकेंड। अब देख रहे हो, हमसे कुछ भी पूछे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। सबसे कठिन टास्क ये v और ओमेगा निकालना है। यहां इसी v और ओमेगा निकालने के लिए हमने ये डिटेल्ड वर्जन पढ़ा और समझा। लास्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट पर किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन के लिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक यूज किया। अब इस शॉर्ट ट्रिक से अगर हमको टाइम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमको टाइम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? v इक्वल्स टू u प्लस 80। लो भैया, v अपने पास कितना है? 8, u कितना है? 10, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। कैसे लिखा -5? फ्रिक्शन इधर पीछे लग रहा था और ये कहां जा रहा था? आगे जा रहा था भैया। इसका मास कितना था? इसका मास कितना था? इसका मास अपने पास था भैया 4 kg। तो भाई F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू -m इंटू a। अरे ठीक है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा, फ्रिक्शन 15, फ्रिक्शन 20, और मास आपके पास कितना? 4, तो 4 5 20, जो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया। देखो ये एक्सेलरेशन अपने पास निकल कर आया कितना? 5 -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रख दिया तो ये अपने पास t हो गया, तो t कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा 10 - 8 बाई 5। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 2/5 सेकेंड। 2/5 सेकेंड बाद ये कहां आ जाएगा? 2/5 सेकेंड बाद आ जाएगा ये प्योर रोलिंग मोशन में। इतनी देर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सर? तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख देंगे। तो s इक्वल्स टू u की वैल्यू है अपने पास 10, t की वैल्यू है अपने पास 2/5 प्लस 1/2, a की वैल्यू है -5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 2 दूना 4, ठीक है। और ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा इस 2 से ये 2, इस 5 से ये 5, और भाई साहब ये अपने पास हो जाएगा -2/5। कैसे भाई? ये 2 बच गया, ये 5 बच गया, माइनस बच गया, 5 चौक को 20, 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा अपने पास 18/5। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास 18/5 मीटर। अच्छा, अगर अपने को काइनेटिक एनर्जीज लिखनी हो तो क्या हम वो भी लिख सकते हैं? हाँ मास्टर साहब, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। क्यों भैया 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा नॉट क्यों लिखा? क्योंकि इनिशियली ही वो ओमेगा से गोल घूम भी रहा था और v रफ्तार से आगे भी जा रहा था। तो 1/2 मास कितना था? मास था 4 kg। रफ्तार कितनी आई? रफ्तार कितनी थी इनिशियली? रफ्तार थी 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1/2 आई कितना था? 8, और ओमेगा नॉट कितना था? 2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा 2 चौक को 8, ये अपने पास हो जाएगा 2 दूना 4, 10 दहा में 100 दूना 200, और इधर कितना? 2 दूना 4, 4 चौक को 16, ठीक है। और 200 और 16 कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 216 जूल। और जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा, जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो 1/2 मास अभी कितना है? 4, और रफ्तार कितनी हो गई घटकर? सर रफ्तार हो गई घट के 8, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू आई अभी भी रहेगा 8, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? क्या ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई? हाँ सर बढ़ गई, तो ये अपने पास हो गया 4 का स्क्वायर। क्लियर? ओमेगा निकाला था अभी हमने, कितना निकाला था? ओमेगा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी 4 रेडियन पर सेकेंड। याद रखना पड़ेगा डेटा कैलकुलेशन, जब आप फोकस के साथ करेंगे तो सब याद होता चला जाएगा लेयर बाय लेयर, समझ रहे हो? और जब इस मेहनत और इस ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तभी जाकर सिलेक्शन होगा। तो अब यहां पे क्या लिखोगे? यहां पर लिख दोगे 2 दूना 4, तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 64 64 मल्टीप्लाइड बाई 2,
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 128, इसको हम लिख सकते हैं 128 प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, ये 2 चौको 8, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है भैया, तो 8 4 12 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, ये अपने पास आ गया 192 जूल। ओहो हो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ, फ्रिक्शन ने कितना काम किया, यहां पर 216 जूल था, यहां 192 जूल हुआ, घटा, और हमको दिख रहा है घटने के पीछे कारण, क्योंकि पीछे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट इज 192 माइनस 216। तो 6 में से 2 जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा, और अपने पास यहां अपने पास कितना, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा -24 जूल। समझ रहे हो क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आपके पास निकल कर आया वो निकल के आया बच्चा -24 जूल। खत्म बात, डील डन। अब क्या, अब सवाल यह है कि अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन डायरेक्टली कैलकुलेट करता इस डिस्प्लेसमेंट की मदद से, इस डिस्प्लेसमेंट की मदद से अगर मैं डायरेक्टली वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करता, तो मैं भाई अब यहां पे क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। क्रॉस वेरीफाई जब करने जा रहे हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को हम क्या लिख रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखना, जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखने की बात आएगी तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यू टू रोटेशनल मोशन, और जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन लिखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ये लग रहा है -20 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 18/5 माइनस में, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लस में, तो ये अपने पास टोटल कितना हो जाएगा, नेगेटिव में, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यू टू रोटेशनल मोशन, तो जब रोटेशनल मोशन की बात आ जाएगी तो ये अपने पास जैसे ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ये टाउ इंटू थीटा होता है। ठीक है, अब अपने को टॉर्क देखना हो तो टॉर्क तो हम सिंपल लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर, और जब हमको थीटा लिखना होगा तो हम थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 है और टाइम जो लग रहा है वो अपने पास कितना लग रहा है, टाइम अपने पास लग रहा है 2/5 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2/5 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। खत्म है। ठीक है, यहां से आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू देखोगे तो ये 4/5 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास 2/5 हो जाएगा। तुमको पता चल रहा है ना कि मैंने अल्फा पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि अल्फा बीसी डायरेक्शन में आ रहा है, ओमेगा नॉट बीसी डायरेक्शन में आ रहा है, और मेरा ओमेगा बीसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा, ये मेरा थीटा 4 2 6/5 हो जाएगा। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये 5 चौक को 20, 18 दूना 18 चौक को 72, ये -72 हो जाएगा, प्लस टॉर्क कितना है, टॉर्क अपने पास 40 है, और ये अपने पास कितना है 6/5 है, ये 5 × 8 40 है, ये 8 × 6 48 है, -72 प्लस 48। ठीक है, -72 प्लस 48 जब आप करेंगे, -72 प्लस जब 48 आप करेंगे तो -72 ना, -18 18 चौक को 72, कुछ गड़बड़ किया क्या, प्लस टाउ इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 6/5, 8 6 48, और 72 -72 प्लस 48, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, बहुत बढ़िया, और यहां 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये अपने पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा -24 जूल। ये रहा अपने पास पूरी की पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन भाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का वेरिफिकेशन की जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला है वो सही निकला है, ये इसका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अब इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं घर से करने के लिए, ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्वेश्चन है फिर से कि आपके पास ये एक कोई फ्लैट सरफेस है, ये रही वो फ्लैट सरफेस, ठीक है, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर अपने पास एक सिलेंडर रखा हुआ है, कैसा, ये सिलेंडर रखा हुआ है अपने पास, हॉलो सिलेंडर। चलो भाई थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, वही सेम टाइप ही, हॉलो सिलेंडर दे रखा है, और ये जो हॉलो सिलेंडर दे रखा है, इस हॉलो सिलेंडर का मास आपको दे रखा है, 2 kg, और इसका रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर। मास दे रखा है 2 kg, रेडियस दे रखा है 2 मीटर, इसकी रफ्तार आगे की तरफ दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये अभी ऐसे ओमेगा से घूम रहा है,
और इस समय इसका ओमेगा नॉट दे रखा है, कितना ओमेगा नॉट दे रखा है, ओमेगा नॉट दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट कितना दे रखा है, 5 रेडियन पर सेकेंड, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.5। आपसे क्या सवाल पूछा गया, पहला सवाल पूछा गया फाइंड वी एंड ओमेगा व्हेन इट स्टार्ट्स रोलिंग। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है, दूसरा पार्ट कहा गया कि बताइए टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट स्टार्ट्स रोलिंग। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट क्या पूछा गया है, सी पार्ट। अगर सी पार्ट की बात करें तो सी कह रहा है बताइए वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, एंड डी कह रहा है हेंस वेरीफाई। वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, और फिर उसके बाद वर्क डन बाई फ्रिक्शन को आपको वेरीफाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आप चाहो वी एंड ओमेगा इक्वेशन से निकालना, पहले फ्रिक्शन निकालो, फिर फ्रिक्शन को देखो कि वो इस 20 को घटाएगा और इस ओमेगा को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। बहुत ध्यान से देखना है कि भैया फ्रिक्शन लगेगा कहां, लगेगा पीछे, ओमेगा नॉट इधर है और अल्फा किधर आएगा, अल्फा इधर की तरफ आएगा। बस ध्यान देना, ओमेगा नॉट जो पहले प्लस होता था वो क्या कंसीडर किया जाएगा, वो माइनस कंसीडर किया जाएगा, दैट्स इट, और सब कुछ वैसे ही चलेगा, खत्म बात। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। वी एंड ओमेगा निकालने के दो मेथड है, एक तो बेसिक काइनेमेटिक्स वाला मेथड है इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाकर, और एक मेथड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाकर कि यहां से किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हमको एंगुलर मोमेंटम लिखने आया तो हम कर ले जाएंगे, हमको कोई कष्ट होने वाला नहीं है। ये था अपने पास एक हिस्सा। ठीक है भाई, चलो यहां से हमको ज्ञान हुआ कि किसी भी फिक्स्ड सरफेस पर अगर कोई रोलिंग मोशन हो रहा है तो उस रोलिंग मोशन को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे एनालाइज करना है, और उस रोलिंग मोशन से क्या क्या डेटा हमको और मिल सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। और आगे ले चलने में क्या है भाई, मान लीजिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन ऑफर किया, बढ़िया सा क्वेश्चन। क्या ऑफर किया भाई, मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक यहां पे फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से एक रस्सी लटक रही है, इस फिक्स पॉइंट से एक रस्सी लटक रही है भाई साहब, और वो रस्सी ये रही, और ये रस्सी है ना, ये रैप्ड है किसके ऊपर, ये रैप्ड है अपने पास एक बॉबिन के ऊपर। बॉबिन समझते हो, अरे बॉबिन समझते हो भैया, हाँ, जिसके ऊपर ऐसे ये रस्सी गोल गोल लिपटी रहेगी, समझ रहे हो, देखो। ठीक है भाई, अभी मैं इसको बना के दिखा देता हूं। ये रस्सी इसके ऊपर ऐसे लिपटी हुई है। ठीक है भाई, ऐसे खूब सारी वाइंडिंग्स हैं इस रस्सी की ऐसे खूब सारी वाइंडिंग्स हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। इसका जो बॉबिन का मास दे रखा है वो m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, और कहा जा रहा है कि ये जो शेप है ना, ये शेप है आपके पास किसकी, ये शेप है आपके पास डिस्क की। ठीक है, ये शेप आपके पास किसकी है, ये डिस्क की है। इसका मास मान लीजिए मैं कह दे रहा हूं 4 kg है, और इसका रेडियस मान लीजिए मैं कह दे रहा हूं कि 2 मीटर। मास इसका 4 kg है, रेडियस इसका 2 मीटर है। कहा गया बताइए इस समय रस्सी में टेंशन कितना होगा। अगर ये कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से गोल घूम रही होगी और ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही होगी, जो कि डेफिनेटली गिर रही होगी, तो आपसे सवाल पूछा गया बताइए इस इंस्टेंट पर इसका टी क्या होगा, बताइए इस इंस्टेंट पर इसका अल्फा क्या होगा, बताइए इस इंस्टेंट पर इसका ए क्या होगा। ए क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रही है, अल्फा क्या है, जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से ये गोल घूम रही है, एंड टी इज द टेंशन if there is no skidding between rope and bobbin। अरे क्लियर है, अगर रोप और बॉबिन के बीच में कोई स्किडिंग नहीं हो रही है, मतलब जो फ्रिक्शन रोल में आ रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में आ रहा है, तो आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए टी क्या होगा, अल्फा क्या होगा और ए क्या होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने चलेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए भाई साहब, सिंपल सी बात है, सवाल में कुछ खास नहीं है, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है टेंशन टी।
नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन t। सोच समझ के आंसर करिएगा भैया। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, और ये जा रहा होगा नीचे कितने एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। तो मैं इसमें पहली इक्वेशन डायरेक्टली लिख दूंगा क्या कि mg माइनस t विल बी इक्वल टू m इंटू a। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। मास दे रखा है अपने पास 4 kg, तो ये अपने पास 40 माइनस टी विल बी इक्विवेलेंट टू 4 इंटू ए। ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर, इसको कर लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, चलो भैया बहुत बढ़िया, इनको हम लिख लिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाओ अब आगे की बात करते हैं। एक इक्वेशन हो गया, दूसरा क्या? दूसरा ये टेंशन इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे गोल घुमा रहा है, मतलब इसको कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा होगा अल्फा। कैसे? क्योंकि ये टेंशन इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क डेवलप कर रहा है। और कितना टॉर्क डेवलप कर रहा है भाई साहब? हम जानते हैं टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, और ये बराबर होगा I इंटू अल्फा के। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना लिखेंगे भाई? ये अपने पास डिस्क है तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। mr स्क्वायर बाई 2, मास अपने पास कितना है? 4, R की वैल्यू है 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अपने पास कितना आ गया? ये आ गया 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू आ गई अपने पास 8 इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह हम खुशी खुशी क्या लिख सकते हैं? a बाई आर। समझो भाई, ये अपने पास अल्फा है और हमारा ये इक्वेशन 2 हो गया, और हम समझते हैं क्या कि हमारा जो अल्फा होगा वो a बाई आर के बराबर होगा, मतलब a बाई आर की वैल्यू है 2। भाई साहब अल्फा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी? a बाई 2। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कोई भी स्किडिंग नहीं हो रही है, मतलब ये क्या कर रहा होगा? ये प्योर रोलिंग मोशन की तरह परफॉर्म कर रहा होगा। और अगर प्योर रोलिंग मोशन की तरह परफॉर्म कर रहा होगा तो क्या मिलेगा? अल्फा इक्वल्स टू a बाई आर, दैट इज इक्वल टू a बाई 2। क्लियर? चलो भाई साहब, अब हम क्या करें? अल्फा की वैल्यू उठा के यहां रख दें तो t इंटू आर की जगह 2 हो जाएगा, और ये अपने पास 8 इंटू ए बाई 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इस 2 से 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2a। अब t की वैल्यू 2a मिल गई, उसको आपने उठा के यहां रख दिया, तो अब आपको फर्दर क्या मिल जाएगा? फर्दर मिल जाएगा 40 माइनस 2a इक्वल्स टू 4a, दैट इज 6a इक्वल्स टू 40। तो a इक्वल्स टू अपने पास कितना आ जाएगा? दैट इज 20/3 मीटर पर सेकेंड, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही हमको एक्सेलरेशन मिला, हमने इसको 2 से डिवाइड कर देना है, 10/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर विल बी अल्फा। और भाई अगर हमको a पता चल गया तो हमको टेंशन निकालने में कोई कष्ट नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई 20/3 इस वाली वैल्यू को उठा के यहां रखोगे तो t तुम्हारे पास आ जाएगा 40/3 न्यूटन। देख रहे हो कितना बढ़िया, कितना शानदार कॉन्सेप्ट, अच्छे से लगने वाला सवाल। इस तरह के क्वेश्चंस की आपको फ्रीक्वेंटली आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में भी पूछे जाते हैं। चलें आगे बढ़े। आ जाओ सर, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा लगा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जो बहुत टफ था? नहीं ना, ये अभी बेसिक कैलकुलेशन करवा रहा हूं। अभी इसी में वर्क एनर्जी थ्योरम भी आएगा कि मैं कह दे रहा हूं कि मैं इसको यहां से छोड़ दे रहा हूं, और जब मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं, अगर ये h हाइट नीचे गिर जाएगा तो बताइए इसका v क्या होगा, बताइए इसका ओमेगा क्या होगा। दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम केवल t निकालना, अल्फा निकालना, a निकालना, यही सब सीख रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अगले पोर्शन की बात करते हैं। अगर हम अगले पोर्शन पर पहुंचे, अगर बच्चा हम अपने अगले पोर्शन पर पहुंचे तो अगले पोर्शन पर हमको क्या मिलेगा? देखो मैं तुमसे कह रहा हूं एक और बढ़िया और सुंदर क्वेश्चन, और वो क्या है? मैं तुमसे कह रहा हूं कि भैया तुम्हारे पास ये एक फ्लैट सरफेस, और इस फ्लैट सरफेस के ऊपर ये तुम्हारे पास एक स्फेयर रखा हुआ है। हॉलो स्फेयर कर लो, सॉलिड स्फेयर कर लो, जो करना है कर लो, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो हमने कहा कि ये जो है ना, ये हमारा हॉलो स्फेयर है। क्या है भैया? ये हमारा हॉलो स्फेयर है। हॉलो स्फेयर, इसका मास दे रखा है अपने को 3 kg, और रेडियस इसका दे रखा है अपने पास 2 मीटर। मास दे रखा है 3 kg, रेडियस दे रखा है 2 मीटर। भैया हम कह रहे हैं कि इससे 1 मीटर ऊपर कंटिन्यूअसली, हमेशा 1 मीटर ऊपर इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, और यहां पर कहा जा रहा है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। भैया इसको प्योर रोल कराने के लिए यहां पर फ्रिक्शन सफिशिएंट है। तो आपसे सवाल क्या कहा जा रहा है? सवाल कहा जा रहा है कि
फाइंड, अगर मैं इस f की वैल्यू आपको मान लो कह दूं कि इस f की वैल्यू आपको दे रखी है, इस f की वैल्यू आपको दे रखी है 20 न्यूटन। चलो इस f की वैल्यू को बढ़ा के कर देते हैं अपन, इस f की वैल्यू को बढ़ा के कर देते हैं 30 न्यूटन। ठीक है भैया, तो आपसे कहा गया कि फाइंड फ्रिक्शन क्या होगा, फाइंड ए क्या होगा, फाइंड अल्फा क्या होगा, ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करके बतानी है। फ्रिक्शन क्या होगा, ए क्या होगा और अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर? अब आपको अगर कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है, आपके पास तीन अननोन है। आपके पास कितने अननोन है? आपके पास तीन अननोन है, तीन इक्वेशन बनेगी और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? हम कह रहे हैं एक काम करो, एक काम करो, हमको नहीं पता यहां फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा पीछे लगेगा, हम कुछ नहीं जानते। हम कह रहे हैं एक काम करो कि फ्रिक्शन को आगे मान लो। लो भैया, हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन को यहां मान लो। फ्रिक्शन को यहां मानोगे तो क्या लिखोगे? F प्लस एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है इसका? 3 kg और एक्सलरेशन इसका आगे की तरफ होगा a। ठीक है, तो भाई इस f की वैल्यू आपके पास कितनी है? इस f की वैल्यू आपके पास 30 है, तो 30 प्लस f विल बी इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा? ये 3a हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर a हो जाएगा। दूसरा क्या लिखे? दूसरा हम लिख सकते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू अल्फा। तो देखो भाई टॉर्क कितना आएगा, इस f की वजह से जो टॉर्क आएगा वो आउटवर्ड आएगा और इस f की वजह से जो टॉर्क आएगा वो इनवर्ड आएगा। इसका रेडियस कितना दे रखा है? इसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर। तो मैं लिखूंगा, अगर मैं आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव मानूं तो मैं लिखूंगा f इंटू टू माइनस, ये देखो ये f इधर लग रहा है, और अगर ये f इधर लग रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 30 इंटू 1। ठीक है, देखना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बराबर होगा I इंटू अल्फा के। तो सबसे पहला काम हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसको निकाल दें। 2/3 mr स्क्वायर हो जाता है, तो 2/3 मास आपके पास दे रखा है 3, रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 2 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और फिर से आपका आंसर आ जाएगा 8। तो मैं अब यहां पर लिख दूंगा I इंटू अल्फा, दैट इज 8 इंटू अल्फा। और प्योर रोलिंग हो रहा है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, और अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन बी हो जाएगा। और अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a बाई आर हो जाएगा, दैट इज a/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन यहां उठाकर रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? f और a का दो वेरिएबल का दो इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू निकलेगी, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? a की वैल्यू निकाल दोगे। चले आगे बढ़े, देखो कैसे भैया। अल्फा की जगह अगर हम यहां पर a/2 लिखेंगे, अल्फा की जगह अगर हम यहां पर a/2 लिखेंगे तो ये जो इक्वेशन होगी ये कितनी होगी? ये 2f माइनस 30 विल बी इक्वल टू अपने पास 4a। दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल्स टू कितना? 30 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 30 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। मतलब हम लिख सकते हैं इसको क्या? 15 प्लस 2a। ये अपने पास हो जाएगा कितना? f। अब इस f की वैल्यू उठाकर यहां रख दोगे, a वाली इक्वेशन में रख दोगे तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 30 प्लस f की जगह कितना रख देंगे? 15 प्लस 2a, दैट इज इक्वल टू 3a। और भैया 3a में से 2a जाएगा तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 3a में से 2a जाएगा तो ये आपके पास a हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो हमारे पास जो अल्फा मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? इस फ्रिक्शन वाले टॉर्क को हमने पॉजिटिव माना था और इस वाले टॉर्क को हमने नेगेटिव माना था, तो नेट टॉर्क मेरा किधर है? नेट टॉर्क मेरा आउटवर्ड है। बहुत ध्यान से समझना, अगर नेट टॉर्क मेरा आउटवर्ड है, 3a में से 2a जाएगा, a बचेगा, और ये 30 और 15 कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी? ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या किया हमने, बस इसी इक्वेशन में अल्फा इक्वल्स टू a/r, दैट इज a/2। तो f प्लस एफ इंटू 2 माइनस 30 इंटू ये कितना लग रहा है? 1, 30 इंटू 1 रख दिया, दैट इज 8 इंटू अल्फा। खत्म बात। अल्फा की जगह हमने a/2 रखा, ये अपने पास हो गया 4a, और ये 30 इधर चला गया तो ये अपने पास हो गया प्लस 30। अरे क्लियर है। अब a की वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? तब तुमको फ्रिक्शन मिल जाएगा। और फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 45, दैट इज 90। तो 15 प्लस 90 कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 0, और ये अपने पास हो जाएगा 9, दैट इज 105 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई अपने पास 105 न्यूटन। खत्म। और अब क्या बचा? F पता चल गया, A पता चल गया, अल्फा पता चल गया। अरे अल्फा की वैल्यू a/2 है तो 45/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आपका अल्फा आ जाएगा। खत्म।
ये था आपके पास एक बढ़िया शानदार अच्छा और ठीक ठाक क्वेश्चन जिस पर बेस्ड और अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उन पर भी अभी हम पहुंचेंगे। अभी हम सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आप घर से करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आंसर क्या होगा। कि ये आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपके पास एक गोला है, एक स्फेयर है। जो स्फेयर आपको ये दे रखा है, ये कैसा स्फेयर है? इस स्फेयर को मैं कह दे रहा हूं कि ये स्फेयर अपने पास सॉलिड स्फेयर है। लो भैया, ये अपने पास सॉलिड स्फेयर है, इसका मास दे रखा है आपको 5 kg और इसका रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर। मास दे रखा है 5 kg, रेडियस दे रखा है इसका 2 मीटर और इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। कहां से भैया? यहां से 1 मीटर नीचे, यहां से 1 मीटर नीचे इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। और फिर से आपसे कहा गया कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट एनफ फॉर प्योर रोलिंग। यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए। अब आपसे कहा गया फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, तो आपको क्या निकालना है? आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, आपको अल्फा कैलकुलेट करना है और आपको ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो भाई, मुझे नहीं पता मेरा फ्रिक्शन किधर लगेगा, कैसे लगेगा, क्या डायरेक्शन होगा, तो हम कह रहे हैं कि हम अपने फ्रिक्शन को इधर ही मान लेते हैं। अगर इधर ही मान लेंगे तो क्या लिखेंगे? F + 10 = m × a, दैट इज 5 × a। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, तो F + 10 = 5 × a हो गया पहली इक्वेशन। ये कैसे निकला? सिग्मा Fx = मास इंटू एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या? ये एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू टाउ = I × अल्फा। तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो भैया, F का जो टॉर्क आएगा वो भी आउटवर्ड आएगा, 10 का जो टॉर्क आएगा वो भी आउटवर्ड आएगा और मेरा अल्फा कुछ ऐसा निकल कर आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा भाई। तो भाई F × 2 + 10 × 1 = I × अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? तो जैसे ही सवाल दिखे तुरंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। 2/5 mr², दैट इज 2/5 × m की वैल्यू 5 × r की वैल्यू 2 का स्क्वायर। 2 2 = 4, 4 2 = 8 × अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। और अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/r, और r अपने पास कितना दे रखा है? r अपने पास 2 मीटर दे रखा है, इसको उठा के यहां रखेंगे तो ये 2F + 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2F + 10 विल बी इक्वल टू 8, दैट इज 4 × a। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम F की वैल्यू निकालेंगे। जब F की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा? F की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4a - 10। और इस F की वैल्यू को उठाकर हम यहां रख देंगे, पहली इक्वेशन में रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4a - 10 + 10 इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा? 5a। अरे क्लियर है भाई? देखो कैसे भाई, अपने पास नहीं, ये F की वैल्यू 4a - 10/2 होगा, तो 4a - 10/2, ये अपना 2 डिवाइड करना हम मिस कर गए थे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a - 5 + 10 = 5a, और 2a उधर जाएगा तो ये अपने पास 3a = 5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई अपने पास 5/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, मतलब अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा a/2, दैट इज इक्वल टू 5/6 रेडियन/सेकंड स्क्वायर। तो भैया अपना फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? अपना फ्रिक्शन आ जाएगा भाई, F की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमको अल्फा पता है 5/6, हमको A पता है 5/3, उठा के यहां रख दो ना। उठा के जैसे ही तुम इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे, तुमको फ्रिक्शन क्या मिलेगा? देखना फ्रिक्शन तुमको क्या मिलेगा। ये अपना सेगमेंट है, देखो ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, और यह हमारा आखिरी पार्ट है। यहां जब हम फ्रिक्शन लिखेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5a - 10, और कितना मिलेगा? फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5a - 10। भाई a की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है? a की वैल्यू दे रखी है 5/3 माइनस अपने पास 10, तो ये अपने पास 30, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 10 × 30, 50 × 25, मतलब अपने पास आ जाएगा 5/3 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना आया? फ्रिक्शन आ गया अपने पास -5/3 न्यूटन। ध्यान से देखिएगा,
कितना भैया? फ्रिक्शन इक्वल्स टू, अरे 10 तिहाई 30, 30 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा? -5/3 न्यूटन। ये अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन टोटल आएगा जो यहां पर लगेगा। ठीक है, ये अपने पास सवाल आया। जैसे ही मुझे फ्रिक्शन नेगेटिव दिखा, मतलब मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत मानी है, इसका मतलब मेरा फ्रिक्शन कहां लगेगा? मेरा फ्रिक्शन भाई साहब पीछे की तरफ लगेगा। रोटेशनल मोशन का पूरा गेम ही क्वेश्चंस का है। अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन को समझोगे, तभी जाकर आपको रोटेशनल मोशन का अच्छा फील आएगा, तभी जाकर आप रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व कर पाओगे। इसी वजह से मैं रोटेशनल मोशन में कुछ भी पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन लिख के नहीं लेके आ रहा हूं कि भाई एक पीवाईक्यू है, उसका एक कॉन्सेप्ट और मैंने बता दिया। नहीं भाई, पीवाईक्यूज से आप रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ सकते। आप पहले पूरा रोटेशनल मोशन पढ़ के फिर पीवाईक्यूज लगाने जाओगे, तब बात बनेगी, तब जाके ये चैप्टर ढंग से और अच्छे से समझ आएगा। चलें लेक्चर को आगे बढ़ाएं। आओ सर, थोड़ा थोड़ा और बेहतर की तरफ चलते हैं। और बेहतर की तरफ चलने का बेसिक मतलब क्या है मेरा कहने का बेसिक सा सेंस है कि मैं अब आपको एक कंप्लीट परफेक्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप समझ ले गए और कर ले गए भैया तो मजा आ जाएगा सर, तो लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। अब क्या है भाई सर, ऐसा क्या करने वाले हो? तो देखो ऐसा क्या करने वाले हैं हम, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास एक शेप है। किसका शेप है? ये हमारे पास एक बेलन का शेप है। ठीक है, जिसका रेडियस हमको पता है 2r। रेडियस हमको कितना पता है? इसका रेडियस हमको 2r पता है, और इसके अंदर एक और छोटा सा बेलन फिक्स है। ठीक है, इसका रेडियस हमको पता है 2r, और इसके अंदर एक और छोटा सा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर जिसको हम बेलन बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर फिक्स्ड है। इसको मैं बनाता हूं यहां पे, देखो बहुत ध्यान से देखना, वो इधर फिक्स है, ये इधर फिक्स है। ठीक है, ये अपना जो बना है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। कैसे भाई? इसमें भी हम यूज कर लेते हैं। बहुत पेशेंटली, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, इसको थोड़ा थिन करो। यस यस भाई साहब, चलो देखो इससे बनाते हैं। ये अपने पास 2r है और ये अपने पास r है। ठीक है, देखो भाई, ये अपने पास 2r है और ये अपने पास r है। क्लियर? चलो भाई, पूरे का जो मास दे रखा है वो हमको दे रखा है, या हम कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर चिपकाई गई है। थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं इसको। इस वाले का मास 2m है और इस वाले का मास m है। ठीक है, इस वाले का मास 2m है, इस वाले का मास m है, और इसके ऊपर रस्सी लिपटी हुई है। किसके ऊपर भैया? किसके ऊपर भाई साहब? इसके ऊपर एक रस्सी लिपटी हुई है, वो रस्सी ये रही। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये रस्सी इसके ऊपर लिपटी हुई है, और हो क्या रहा है भाई? फिर ये रस्सी ना एक पुली से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फील करना, मजा आएगा। ठीक है, यहां पर आपके पास एक पुली जुड़ी हुई है, ये रही वो आपकी पुली। ठीक है भाई, ये पुली का रेडियस आपको दे रखा है r। ठीक है, इसका भी रेडियस आपको दे रखा है, इसका भी रेडियस आपको दे रखा है r। बहुत प्यार से क्वेश्चन के पूरे फॉर्मेशन को समझेंगे। इसका भी रेडियस आपको दे रखा है r। ठीक है भाई, हमने कह दिया रेडियस r। और फिर भाई साहब यहां से एक मास लटक रहा है ऐसे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां से एक अपने पास एक मास लटक रहा है, वो रहा आपका मास ये। ठीक है भाई, ये अपने पास वो मास रहा जो लटक रहा है, जिसका मास दे रखा है आपके पास, इसका मास 2m है, इसका मास m है, और इसका मास m है। ठीक है, और यहां पर कह रहा है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, इन भाई साहब का भी मास दे रखा है m, और कहा जा रहा है ये जो पुली का शेप है, ये कौन सा शेप है? ये डिस्क का शेप है, और ये पुली ऐसे इस स्टैंड पर फिक्स्ड है। इस स्टैंड पर ये पुली फिक्स है। आपसे सवाल क्या पूछा गया? टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। दूसरी बात क्या कि ये कितने अल्फा से गोल गोल घूमेगा। तीसरी बात क्या कि भाई साहब ये कितने एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा। चौथी बात क्या कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा। चलो अननोन गिनना स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक अननोन हो गया अपने पास, ए ये रहा, एक अननोन आपके पास यहां पर हो गया। सिंस रस्सी का, इस पुली का अपना रेडियस दे रखा है, अब मेरी पुली जो है, अब ये जो मेरी पुली है ये मासलेस नहीं है, इस पुली का अपना मास भी है। और अगर पुली का मास है, देखना सारा रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो यहां रस्सी में टेंशन हो जाएगा T1 और इधर रस्सी में टेंशन हो जाएगा T2। बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई साहब। अब अगर रस्सी में, इस रस्सी में टेंशन हो गया T1, इस रस्सी में टेंशन हो गया T2, अपने पास कितने अननोन हो गए? अपने पास 3 अननोन हो गए। एक अननोन हो गया अपने पास इधर, दैट इज ये कौन सा अननोन हो गया? ये अपने पास हो गया अल्फा, दैट इज चौथा अननोन। और एक अननोन आपके पास हो गया कि ये कितने एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा। ये अननोन हो गया आपका पांचवा अननोन। टोटल 5 अननोन है। नहीं भैया, एक और अननोन है, वो क्या है? वो है फ्रिक्शन। एक अननोन और कौन सा है? वो है आपका फ्रिक्शन की। यहां पर जो भी सफिशिएंट फ्रिक्शन लग रहा है प्योर रोलिंग के लिए, वो कितना लग रहा है? तो टोटल कितने अननोन हो गए? टोटल हो गए 6 अननोन। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा बस इतना सा ही पर्पस है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट की बहुत ढंग से फील आ जाए, ये जरूरी है। ठीक है, चलो भाई देखो, ये एक्सेलरेशन ए है, इस वाले एक्सेलरेशन को हम कर लें ए नॉट कर लें क्या, या इसको हम ए नॉट कर दे रहे हैं और इस वाले एक्सेलरेशन को हम ए कर दे रहे हैं। चलो भाई ठीक है, शुरू करते हैं इक्वेशंस बनाना। तो कुछ सिंपल इक्वेशंस जो हमसे बहुत आसानी से बन जाएंगी, वो क्या बन जाएगी? इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है T1। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करने चलेंगे तो क्या लिख पाएंगे भाई? सिंपल सी बात लिख पाएंगे, T1 दैट इज mg माइनस T1। क्या लिखेंगे भैया? mg नीचे लग रहा है, T1 ऊपर लग रहा है, तो mg माइनस T1 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कितना? m इंटू ए। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर इस रस्सी की बात करें तो T1 जो टॉर्क है वो आउटवर्ड है, T2 जो टॉर्क है वो इनवर्ड है। तो ये अपने पास पुली पर आ जाओगे, पुली पर आ जाओगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। अच्छा भैया, जब यहां पर ये रस्सी इसके ऊपर से गोल घूम रही है, स्लाइड करके जा रही है, भैया कोई स्किटिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। स्लाइडिंग मत समझिएगा। और अगर प्योर रोलिंग हो रही है, ये ए नॉट है, ध्यान देना, अगर ये ए नॉट है और प्योर रोलिंग हो रही है, तो ये जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा? ये जो अल्फा होगा ये बराबर होगा आपके पास ए नॉट बाई आर के। अल्फा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए नॉट बाई आर के। और फिर T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आई इंटू एल्फा। ठीक है, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो T1 माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू आई की जगह क्या लिख लेंगे? आई की जगह अपने पास हो जाएगा भाई, डिस्क के शेप में है तो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और इस एल्फा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ए नॉट बाई आर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अरे क्लियर है भैया? ये अपने पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब हम इधर आएंगे, अब हम इधर आएंगे, और जब हम इधर आएंगे तब हमको सारा गेम समझ आएगा कि भैया इनको अगर हमको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कहीं भी किसी भी रोप में किसी तरह की कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, कोई स्किटिंग नहीं हो रही है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जब हम इनकी बात करेंगे, जब हम इनकी बात करेंगे तो क्या करेंगे भाई साहब? यहां पर आपके पास है T2, यहां पर आपके पास है F, इधर है आपके पास T2, इधर है आपके पास F। अब यहां आ जाइए, जो आप पीछे कर रहे थे सब कुछ वैसे ही चलेगा। यहां पर आपके पास T2 है, यहां पर है आपके पास F, तो आप क्या लिख सकते हो? T2 प्लस F इक्वल्स टू कितना? ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? दैट इज ए। तो हम इसका टोटल मास कितना लिखेंगे? इस हिस्से का मास m है, इस हिस्से का मास 2m है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3m इंटू ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम क्या करते थे? टॉर्क वाली इक्वेशन लिखते थे। टॉर्क वाली इक्वेशन अगर हम लिखने चलेंगे तो यहां लग रहा है अपने पास T2, देखो इधर T2 का टॉर्क कैसा है? इनवर्ड। और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा है? आउटवर्ड। तो अगर मैं फ्रिक्शन वाले टॉर्क को पॉजिटिव मानूं, फ्रिक्शन वाले टॉर्क को पॉजिटिव मानूं तो क्या मिलेगा? F इंटू 2R, F इंटू 2R। नेगेटिव भी हो सकता है, मेरा फ्रिक्शन इधर भी लग सकता है, T2 ज्यादा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर आपने साइन कन्वेंशन गलत माना तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी यहां पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको इधर खींचूंगा तो अल्फा इधर एसोसिएट होगा। अगर अल्फा इधर आ रहा है तो आप T2 वाले टॉर्क को चाहो तो बड़ा मान लो। तो जब T2 वाले टॉर्क को बड़ा मानोगे तो क्या लिखोगे? दैट इज T2 इंटू आर। क्या लिखोगे भैया? हम दूसरे पेज पर लिख दे रहे हैं, दूसरे पेज पर लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? T2 इंटू आर, ठीक है, माइनस F इंटू 2R। T2 इंटू आर माइनस F इंटू यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना है? 2R इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाएंगे तो बड़े वाले का मास कितना है? बड़े वाले का मास है 2m,
अरे क्लियर है। तो 1/2 इंटू 2m इंटू भाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है, रेडियस है अपने पास 2r का स्क्वायर, और छोटे वाले का 1/2 इंटू m इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। यही बहुत बार हमसे गलती हो जाती है, फिर हमारा गेम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो भाई साहब, बेलन है, सॉलिड सिलेंडर है, ये समझ आ रहा है, ये बड़ा वाला सिलेंडर है, ये छोटा वाला सिलेंडर है, इसका शेप कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है, ये इसके अंदर एम्बेडेड है, ऐसे चिपका हुआ है। ठीक है, वो देखियो क्या बोलते हैं, जिससे रोटी बेलते हैं, बेलन, देखा ना, बीच में थिक होता है, साइड में थिन होता है, ये वैसा ही शेप है, उसका फ्रंट व्यू देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा। चलो भैया, तो अब यहां से क्या मिलेगा, अब यहां से अपने पास हो जाएगा T2 माइनस 2f इंटू आर, T2 माइनस 2f इंटू आर इक्वल्स टू इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 2 4mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इंटू अल्फा। अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, सोच के बताना, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना। अल्फा की जगह लिखने के लिए तुमको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर यहां पर मेरा फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए, तो मेरा अगर इधर एक्सेलरेशन ए है तो मेरा इधर एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज 2r इंटू अल्फा। तो मेरा ए जब 2r इंटू अल्फा के बराबर होगा तभी बात बनेगी, तभी ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और तब ये प्योर रोलिंग मोशन करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, तब मैं अल्फा इक्वल्स टू लिख दूंगा भैया a/2r, खत्म बात। अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख दिया जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू लिख दिया जाएगा a/2r। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब आपके पास ये r और ये r स्क्वायर हो जाएगा, तो T2 माइनस 2f विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 4 और प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2 इंटू m इंटू a हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 भी रह जाएगा क्या, यस सर, डिवाइडेड बाई 2 भी रह जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा। अब 4 दूना 8, एक 9/4 ma जो होगा ये बराबर हो जाएगा T2 माइनस 2f के, और ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी कौन सी, 4। ध्यान से देखो, नहीं ये अपने पास हो जाएगा 1 2 3 4, ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। लो भैया, ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 5। अभी एक इक्वेशन और चाहिए हमको, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 अननोन है, और 6 अननोन है तो हमको 6 इक्वेशन चाहिए। तो छठी इक्वेशन हमको मिलेगी यहां से क्या मिलेगी सर, यहां से रस्सी और इसके बीच में अगर कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तो रस्सी का टेंशन कितना है, A0। रस्सी का टेंशन कितना है, रस्सी का टेंशन है बच्चा A0। ये A0 से नीचे जा रहा था ना, तो रोप का टेंशन A0 है, और अगर ये गोल घूम रहा है तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है r अल्फा घूमने वाला और प्लस a जाने वाला। तो मैं A0 इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखना, मैं A0 इक्वल्स टू लिख दूंगा, a प्लस r अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास 6 इक्वेशंस हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, एकदम घर परिवार सब याद आ जाएगा क्वेश्चन देख के। इस क्वेश्चन का मतलब, मेरा ये पर्पस नहीं था कि ये क्वेश्चन देख के डराना, ओ भाई साहब ऐसा रोटेशनल मोशन हमसे कभी नहीं होगा ना। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा बस एकमात्र उद्देश्य था, और उद्देश्य बस इतना सा था बच्चा जी, कि किसी भी तरह का सवाल बन जाए, अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमको एक एक चीज ढंग से समझ आई है, तो हम कहीं भी अटकने वाले नहीं हैं। हमको ये बहुत अच्छे से पता है, ये mg लग रहा है, ये A0 लग रहा है, टेंशन T1 है, तो mg माइनस T1 इक्वल्स टू ma0। अच्छा, पुली वाले पर हम इतनी प्रैक्टिस करके आए हैं कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, तो T1 का टॉर्क बड़ा होगा, T2 का टॉर्क छोटा होगा, तो T1 माइनस T2 इंटू रेडियस R दे रखा है इक्वल्स टू I इंटू अल्फा लिख लेंगे। अल्फा की वैल्यू A0 बाई R हो जाएगी। देखो, अल्फा की जगह हम लिख लेंगे अपने पास, अल्फा की जगह हम लिख लेंगे A0 बाई R, वो अगर हम यहां रख देंगे तो T1 माइनस T2 इंटू R इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि इसका मास m है और इसका शेप कैसा है, डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमको A0 बाई R पता है, यहां पर रखेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो, उसके बाद हम आते हैं
इस वाले हिस्से पर अगर हम आते हैं तो देख रहे हैं हमारा T2 इधर लग रहा है, हमारा फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है। मुझे नहीं पता फ्रिक्शन कहां लग रहा है, नहीं पता था तो मैंने इधर मान लिया। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक T2 एक F, और दोनों मिलकर इसको A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं T2 प्लस F इक्वल्स टू, इसका टोटल मास कितना है, बाहर वाले का 2m है, इस वाले का m है, तो मैंने कहा 3m इंटू A, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या, अब जब हम अभी पीछे पढ़ के आए कि हम इसका इक्वेशन लिखना जानते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, तो टॉर्क कितना होगा, T2 इंटू आर माइनस एफ इंटू 2r इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने आना चाहिए इस कंबाइंड शेप का, तो इसका कितना होगा 1/2 इंटू 2m इंटू 2r का स्क्वायर, और इसका कितना होगा 1/2 इंटू m इंटू r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल्फा। और भाई अपने पास ये जो अल्फा आया है, ये अल्फा अलग है, ठीक है, इसको अल्फा नॉट ही लिखो यार, तुम गड़बड़ मत करना। इसका अल्फा अलग है, ये अल्फा नॉट है, इसका जो अल्फा होगा वो कितना होगा, ये अल्फा नॉट है, इसका जो अल्फा होगा वो कितना होगा बच्चा, तो इसका अल्फा अपने पास हो जाएगा a/2r। कैसे निकाला हमने निकाला सर इस बॉटम पॉइंट से। ये पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इधर इसका एक्सेलरेशन a है क्योंकि पूरी बॉडी a एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो पीछे कितना होना चाहिए, पीछे 2r इंटू अल्फा होना चाहिए, r अल्फा होना चाहिए। अरे ठीक है, तो इसका रेडियस 2r है, तो 2r इंटू अल्फा इक्वल्स टू a, तो भैया यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई a/2r, ये रख दिया भाई। तो T2 माइनस 2F को सॉल्व किया, ये आ गया। लेकिन अभी हमको एक इक्वेशन और चाहिए, और वो क्या चाहिए, A नॉट और A के बीच का रिलेशन, तभी हम अल्फा को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो A नॉट इक्वल्स टू कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया, रस्सी का कॉन्स्ट्रेंट, कि अगर ये रस्सी इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रही है तो जहां से रस्सी डिटैच हो रही है जस्ट उस जगह पर जितना एक्सेलरेशन इस रिंग का, इस डिस्क का होगा, छोटी वाली का, उतना ही एक्सेलरेशन रोप का होगा। तो इस पॉइंट पर इस डिस्क का एक्सेलरेशन कितना है, A एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, R अल्फा, और इसके अल्फा की वजह से आ रहा है, और वो किसके बराबर होगा, अगर A नॉट के बराबर होगा तो कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी, और फिर हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी, A नॉट इक्वल्स टू A प्लस R अल्फा, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। सॉल्व करिए, खुश हो जाइए, घर जाइए, सारे आंसर्स निकाल ले जाइए। समझ रहे हैं क्या? अब ये 6 इक्वेशन से सॉल्व करिए, वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। क्या बात क्लियर है? देखो कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कोई क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, कठिन नहीं होता। फिजिक्स में कुछ कठिन नहीं होता, सब कुछ लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी क्वेश्चन में नहीं अटकता हूं, मैं भी अटकता हूं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। जैसे आप किसी सवाल में अटक जाते हो, वैसे मैं भी किसी सवाल में अटक सकता हूं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अपने बैकएंड पे प्रोसेस करने जाते हैं तो हमको यह पता है कि हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो अगर मैं यहां पे कहीं अटका हूं तो कोई ऐसी जगह अटका हूं जहां मेरा कॉन्सेप्ट खराब है, जहां मैं ढंग से रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, और अगर मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं निकला, तो मैं क्या करता हूं, मैं पीछे पलटूंगा। जिस कॉन्सेप्ट की वजह से मेरा सवाल अटका था, उस कॉन्सेप्ट पे मैं कम से कम 5 से 7 सवाल लगाऊंगा कि अगली बार कभी ऐसा ना हो। और जब आप इस एफर्ट के साथ पढ़ोगे ना, तब जाके सिलेक्शन होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संज्ञोत्सव कर्मणि। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? बिना फल के सोचे कर्म कैसे होगा? अरे बिना फल के सोचे कर्म करने का मतलब यह नहीं है कि तुम सोचो ही मत कि इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट के बारे में सोचो, बस उस आउटपुट से अटैच मत हो। समझ रहे हो क्या? अब तुम यहां बैठ के सोच रहे हो कि मैं एक IIT बॉम्बे के कॉलेज में CSE ब्रांच में पढ़ रहा हूं, और उसके बाद तुम अपना ख्याल बनाना शुरू किए, भैया नेटवर्क बुनना शुरू किए। मैं CSE में गया, वहां पर एक सुंदर सी लड़की है, मैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूं, मुझे उससे प्यार हो गया। प्यार होने के बाद मेरा 1 करोड़ का पैकेज लगा, 1 करोड़ का पैकेज लगने के बाद मैंने उससे शादी कर ली, एंड भाई हम लोग बढ़िया स्वीट होम बना के घूम रहे। अभी बैठे हो आप, यहां पर तैयारी कर रहे हो, सामने आपके एक बोर्ड लगा हुआ है कि मेरा टारगेट IIT बॉम्बे, और IIT बॉम्बे से आपने ख्याल बनना शुरू कर दिया। और जब आप गोल ओरिएंटेड हो गए ना, जब आप गोल ओरिएंटेड हो गए, आपका गेम ओवर, खत्म। फिर आप भटक गए, फिर आपका काम तमाम। आपको कैसे होना है? आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना है। कर्म करो, फल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों परेशान होना यार? समझ रहे हो क्या? चले आगे बढ़े। कैसा होना है अपने को होना है प्रोसेस ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। ठीक है, प्रोसेस अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। चले आगे बढ़े, आ जाओ कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। चलो भाई देखो, अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक क्या था कि हमारी जो बॉटम सरफेस थी, बॉटम सरफेस हमारी कैसी थी? हमारी रेस्ट स्टेट में थी। लेकिन अब हम बॉटम सरफेस को चलाएंगे। आओ देखो, सब एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सेट करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस मैं तुमसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है, समझो। अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चंस कहीं तुमको इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर पढ़ने, देखने, समझने को नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो क्या बात? ठीक है, और अगर मैं करा रहा हूं तो मैं बस इसी पर्पस के साथ करा रहा हूं कि अगर तुम लेक्चर को रुक के देखो तो तुमको मजा आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई
देखो ये अपने पास एक सरफेस है और ये बहुत स्मूथ है। इसके ऊपर अपने पास एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लैंक रखा हुआ है। ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लैंक रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। चलो भाई, इस सरफेस के ऊपर हमने इस रेक्टेंगुलर प्लैंक को प्लेस कर दिया, ठीक है भाई, प्लेस कर दिया। इसका मास हम कह दे रहे हैं कि इसका मास जो है वो है आपके पास 4m, ठीक भाई, बहुत अच्छा। या केजी में कर लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि इसका मास है आपके पास 5 kg। ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है बॉटम वाली, और यहां पर आपका फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 20 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, या रुकिए फोर्स को बदलते हैं थोड़ा, हम कह रहे हैं कि यहां पर फोर्स लग रहा है मान लीजिए 25 न्यूटन, ठीक है भाई। और फिर मैं कह रहा हूं कि एक आपके पास क्या है, एक आपके पास कौन सा शेप दे दें, जैसा शेप बोलो वो शेप लिख दें, ठीक है। चलो भाई, मैं कह रहा हूं कि मेरी खुशी है इसको हॉलो सिलेंडर लिखने में, तो मैं कह दे रहा हूं कि ये मेरा एक हॉलो सिलेंडर है। लो भाई, एक हॉलो सिलेंडर बना दिया, ये रहा वो मेरा हॉलो सिलेंडर, जिसका रेडियस अपने को गिवन है, जिसका मास अपने को गिवन है। रेडियस हमको गिवन है इसका, भाई साहब 2 मीटर, और मास इसका गिवन है 2 kg, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा शेप है? ये मेरे पास शेप है हॉलो सिलेंडर का। कैसा शेप है? हॉलो सिलेंडर का। और आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट enough for pure rolling. Friction is sufficient enough for pure rolling. फ्रिक्शन जो है वो प्योर रोलिंग के लिए पर्याप्त है। अगर मेरा फ्रिक्शन प्योर रोलिंग के लिए पर्याप्त है तो आपसे सवाल क्या पूछा गया कि बताइए कि ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, दैट इज A1। अच्छा, अगर ये आगे जाएगा तो ये कहां जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? अरे क्लियर है, समझ आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि मान लो कि ये पीछे गया, गलत मान सकता हूं तो मेरा डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि बताओ ये कितने एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है। या और मेरे से पूछ लिया गया कि बताइए इसका अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर? चले भाई, ये सारी चीजें अपन कैलकुलेट करेंगे। सिंपल शब्द में पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, एक्सेलरेशन ऑफ द हॉलो सिलेंडर। और क्या पूछा गया भैया? और पूछा गया फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द हॉलो सिलेंडर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कह रहे हैं कि जो हम ये A2 लिखे है ना, इसी में समझदारी है, खाली यही लिखना आ गया, बस गेम बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि ये A1 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ना, ये A1 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ना। प्लैंक को देखो, प्लैंक के साथ क्या होगा? अगर प्लैंक को देखोगे तो प्लैंक पे फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तुम कहोगे भाई साहब, मास्टर साहब फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा क्यों, तो भाई आंसर निकलेगा कि हमको नहीं पता कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे लगेगा कि पीछे लगेगा। तो हम कह रहे हैं एक काम करो, फ्रिक्शन अपनी मर्जी से मान लो। तो मैं कह रहा हूं इस वाले पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है और इस वाले पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। और अब मैं कह रहा हूं कि मैं इसका एक्सेलरेशन क्या लिखूं? ग्राउंड फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन लिखना बहुत कठिन टास्क है। तो मैं कह रहा हूं कि एक काम करो, ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बैठा के इसको ऑब्जर्व करो। जब मैं ऑब्जर्वर को इस प्लैंक के ऊपर बिठा दिया और मैं बिठाकर इसको देख रहा हूं तो मुझे क्या नजर आएगा भाई? मेरा प्लैंक इधर जा रहा तो ये पीछे जाता हुआ नजर आएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज A21 लिख दिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई मुझे यहां पर अगर इसका एक्सेलरेशन इधर है तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इसके ऊपर भैया, अब मैं जिस फ्रेम में बैठा हूं वो मेरा कैसा फ्रेम है? वो मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और अगर ये मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मैं इसकी बात करूं केवल, तो भाई साहब इसके ऊपर एक पीछे सूडो लग जाएगा। और वो कितना लग जाएगा? दैट इज इक्वल टू m इंटू A1। तो मास कितना है इसका? मास है इसका 2 kg। एक्सेलरेशन इसका कितना है? A1 तो लग गया 2 इंटू A1, दैट इज सूडो। और फ्रिक्शन इधर लग रहा है F, एंड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ फॉर प्योर रोलिंग। तो मुझे क्या मिलेगा? F प्लस 2A1 इक्वल्स टू 2 इंटू मास इसका 2 है और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर A। क्लियर है? चले भाई, कहानी को आगे बढ़ाएं। ठीक है भैया, आगे बढ़ा लेते हैं और आ जाते हैं इसकी बात करें। अगर हम प्लैंक की बात करें तो प्लैंक पे देखो, आगे लग रहा है 25 न्यूटन, आगे ही लग रहा है फ्रिक्शन। और हम कह रहे हैं ये किसके बराबर है? ये बराबर है 5 इंटू A1 के। ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर B।
ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास इक्वेशन नंबर बी। और कितने अननोन है अपने पास, ना तो हमको A1 पता, ना तो हमको F पता, ना तो हमको A21 पता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भैया इसका टॉर्क लिखेंगे। टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू अल्फा। तो भाई ये जो 2A1 है इसकी वजह से सेंटर पे कोई टॉर्क आएगा नहीं, जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो इस F की वजह से आएगा। तो मैं F के टॉर्क को इनवर्ट वाले को अगर पॉजिटिव मान रहा हूं, अगर मैं इनवर्ट वाले को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो मेरा अल्फा, अल्फा को मैंने इधर माना, अल्फा को मैंने इधर माना, तो ध्यान से देखो मेरा अल्फा क्या होगा भाई, अगर मेरा टॉर्क इधर आ रहा है तो जो अल्फा को मैंने इधर माना, ये मेरा अल्फा क्या हो जाएगा, ये मेरा अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। अरे क्लियर है, मैं इस इधर मान लूं चाहे मैं इधर मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इधर आ रहा है और एफ से जो टॉर्क आ रहा है वो इनवर्ट जा रहा है। तो एफ का जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, एफ इंटू रेडियस कितना इसका 2 मीटर, तो एफ इंटू 2 इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर विल लुक लाइक रिंग, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। मास है 2, रेडियस है 2 का स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा 8। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 8 इंटू अल्फा, 8 इंटू अल्फा, लेकिन यहां पर क्या, माइनस साइन, क्या भाई साहब, माइनस साइन। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, माइनस साइन आने का मतलब है कि मेरा एफ जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, ये मेरा -4 अल्फा के बराबर हो गया। और अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर मेरा एक्सेलरेशन कितना है, यहां पर अगर मेरा एक्सेलरेशन किसके बराबर है, यहां पर अगर मेरा एक्सेलरेशन बराबर है आर अल्फा के, कौन सा वाला, टेंजेंशियल वाला, तो मेरा इधर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सर इधर एक्सेलरेशन मेरा होगा, इधर एक्सेलरेशन मेरा कितना होगा, इधर एक्सेलरेशन मेरा होगा बच्चा, इधर एक्सेलरेशन मेरा होगा A21। और अगर मैं 2 और अगर मैं प्लैंक पे बैठकर इसको देख रहा हूं, जिसको मैंने 1 दिया है और इसको मैंने 2 दिया है, तो भाई साहब मेरा A21 किसके बराबर होना चाहिए, तो मेरा A21 जो है भाई साहब वो बराबर होना चाहिए R इंटू अल्फा के। R की वैल्यू है अपने पास 2, R की वैल्यू है अपने पास कितनी, R की वैल्यू है अपने पास 2, तो ये 2 इंटू अल्फा, तो भाई साहब अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, A21 बाई 2, और इसको मैं उठा के यहां रख दूंगा, तो फ्रिक्शन कितना मिल जाएगा, -4 इंटू A21 बाई 2 दैट इज 2, तो ये F इक्वल्स टू मिल जाएगा -2 ऑफ A2,1। ये अपने पास फ्रिक्शन हो गया। अब अगर मैं इस फ्रिक्शन की वैल्यू उठा के यहां रख दूं, चाहे यहां रख दूं, मुझे कुछ फायदा होगा क्या, मुझे कुछ फायदा होगा क्या, देखो अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू को मैं उठा के यहां रख दूंगा और यहां रख दूंगा, यहां से देखो अगर मैं यहां से वहां से उस फ्रिक्शन की वैल्यू -2 A21 को उठा के यहां रख दूं, तो -2 A21 के फॉर्म में एक इक्वेशन, -2 A21 के फॉर्म में दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। जब मैं इस वैल्यू को उठा के यहां रखूंगा, देखो तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन ए, अब मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, फ्रॉम इक्वेशन ए हमको क्या मिला, -2 A21, फ्रिक्शन की जगह क्या मिला, फ्रिक्शन की जगह मिला -2 A21। ठीक है, देख लो भाई कैसे, फ्रिक्शन की जगह -2 A21 प्लस 2 A1 इक्वल्स टू अपने पास कितना, इक्वल्स टू अपने पास 2 A21, तो अपने पास कितना हो जाएगा 4 A21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2 A1, मतलब 2 A21 विल बी इक्वल टू A1, ये अपने पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू को उठा के या इस F की वैल्यू को उठा के कहां रख दें, इस F की वैल्यू को उठा के कहां रख दें भाई, यहां रखेंगे। अगर फ्रॉम इक्वेशन बी अगर हम इक्वेशन बी पर आ जाएं, फ्रॉम इक्वेशन बी अगर हम देखें, ये इक्वेशन ए था, अब इक्वेशन बी की बात करें तो इक्वेशन बी से हमको क्या मिलेगा, एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ की जगह लिख सकते हैं -2 A21, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, +2 A21 प्लस 2 A21 इधर जाएगा, +2 A21 प्लस 5 A1 इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 25। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 2 A21, तो ये अपने पास हो जाएगा 4 A21 दैट इज इक्विवेलेंट टू
4a21, अरे भाई अपने पास a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 2a21, हाँ गड़बड़ कर रहे थे, 2a21 गड़बड़ कर रहे थे भाई साहब। चलो a1 की जगह हम कितना लिख देंगे, 2a21, तो ये हो जाएगा 2a21 प्लस 10a21 इक्वल्स टू 25। तो ये अपने पास हो जाएगा 12a21 इक्वल्स टू 25। तो a21 की वैल्यू कितनी, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज 25/12। अरे क्लियर है, ये अपने पास आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर ये पता चल गया तो हमको a1 निकालना कोई खास बात नहीं है, ये अपने पास हो जाएगा 25/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर फ्रिक्शन निकालना भी अपने लिए कोई कठिन बात नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन किसके बराबर है, -2a21 के बराबर है, -2a21 के बराबर है। -2a21 की वैल्यू कितनी है, a21 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 25/12, दैट इज माइनस ऑफ 25/6 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिक सा मतलब है कि हमने यहां पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानी है बेटा जी, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम लोगों ने ऑपोजिट मानी है। अगर इसी फ्रिक्शन को हम लोग इधर मान लेते और इस फ्रिक्शन को इधर मान लेते, सेम आंसर आता, सब कुछ यही आता। और फिर क्या होता, फिर क्या होता भाई साहब, फिर हमारा F21 जो है वो पॉजिटिव में आ जाता और कोई अंतर ना होता। क्या यहां तक कहानी समझ आ रही है? अब इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क घर से करने के लिए, ट्राई करिएगा और उसी क्वेश्चन के साथ हम अपना अगला लेक्चर संजीवनी का स्टार्ट करेंगे और भाई साहब पढ़ेंगे रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अगला पोर्शन क्या है सर, अगला पोर्शन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया सब कुछ वही है, ज्यादा कुछ खास बदला नहीं है। ये आपके पास प्लैंक है, ये आपके पास इस प्लैंक के ऊपर वो स्मूथ सरफेस है। देखो भैया हम कह रहे बना दिए, भैया बना दिए स्मूथ सरफेस, आप कहें भैया और हो ना भैया जी, क्या भैया जी आप ही क्या बात करते हैं। और इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि हम फिर से रख दिए अपना, फिर से रख दिए क्या, इसके ऊपर फिर से हम रख दिए अपना हॉलो सिलेंडर की सॉलिड सिलेंडर। लो भैया अब हम कह दे रहे हैं किसको हम रख दिए, सॉलिड सिलेंडर। ये है अपने पास सॉलिड सिलेंडर, और ये सॉलिड सिलेंडर से यहां से एक रस्सी निकली है, देखिएगा भैया, क्या भैया, यहां पर अपने पास एक दीवाल है, ये अपने पास एक दीवाल है, इस दीवाल में लगी है एक पुली, और ये पुली जो है ये पॉइंट इन साइज है और मासलेस है। ये पुली कैसी है, ये पुली पॉइंट इन साइज है और मासलेस है। देखिए आसान कर दे रहे हैं आपके लिए भाई साहब, ये ऐसे जा रही है, और भैया और इस प्लैंक को थोड़ा हमको खिसकाना पड़ेगा। ये भाई साहब प्लैंक को हम यहां खिसका दे रहे हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा खिसका दे रहे हैं भैया, आइए। और हम कह रहे हैं कि यहां से ऐसे रस्सी आ रही है, फिर यहां पर एक और पुली लगी है और इस पुली से ये रस्सी ऐसे जुड़ी हुई है। इसका मास हमको दे रखा है 5 kg और इसका मास हमको दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस हम कर देते हैं इसका 2 मीटर और मास कर देते हैं इसका, मास कर देते हैं इसका 4 kg। चलिए भाई साहब सॉलिड सिलेंडर हम मास कर दिया 4 kg, रेडियस कर दिया 2 मीटर, और अब हम कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। ये जो सरफेस है ये स्मूथ है और यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ फॉर प्योर रोलिंग। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है F क्या होगा, आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक क्या होगा, आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, आपको निकालना है अल्फा ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होगा। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेट करिएगा, खुश होकर आंसर करिएगा। पुलिस जो है वो कैसी है, ये है पॉइंट इन साइज। अगर मैं पुली का रेडियस दे दूं तो सवाल कोई ऐसी खास बात नहीं है कि बहुत हैवी सवाल हो गया, बहुत बर्डन सवाल हो गया, अपने को कॉन्सेप्ट आता है, हम सब निकाल ले जाएंगे। इस पुली का मास आने से बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि यहां टेंशन T1 होगा, यहां टेंशन T2 होगा, और कोई बदलाव होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए फिर भी आप इसको कोशिश करिएगा, लगाइएगा। इसी स्लाइड के साथ, इसी लेक्चर के साथ हम लोग अपना अगला पोर्शन शुरू करेंगे, संजीवनी का लेक्चर नंबर 10। मन लगाकर पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और भैया राम नाम जपते रहिए। जिस भी भगवान का आप आराध्य देव हैं, आपके जो भी, उनकी पूजा पाठ करते रहिए, माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहिए, खुश रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रोसेस ओरिएंटेड होइए, रोज छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल्स को पूरा करिए, डेली खुद को रेट करिए। सफलता का बस यही एक मात्र मंत्र है और कुछ नहीं है, ठीक है। चले भाई, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।